जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि मैंने आपसे बार बार कहा था और मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो प्लेटफॉर्म है ये डिपेंड है आपके रिजल्ट पे। इसीलिए हम आपके ऊपर आपसे ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, और जब हम मेहनत करना चाहते हैं तो हमारी आपसे उम्मीदें हैं। अन्य कोचिंग संस्थानों में जब आप जाते हैं तो अब आप वहां पर उनसे ये उम्मीद करते हैं कि भैया अच्छा पढ़ा देते, हमारा सिलेक्शन होता तो हम आपको दुआएं देते, हमारे माता पिता का आशीर्वाद टीचर को मिलता। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि काश आप उसी तरह से पढ़ और समझ लें जिस तरह से हम पढ़ाना और समझाना चाहते हैं, तो देखिएगा हमारा सपना साकार हो जाएगा। और हमारा एक ही सपना है कि आपका रिजल्ट आपको मिल जाए। अभी रिजल्ट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, आपका इसमें क्या योगदान होगा, ये समय बताएगा। लेकिन हमें यहाँ पर प्रयास ये करना है कि हम बहुत ही शानदार तरीके से इस जर्नी को कंप्लीट करें। तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्लीज मुझे बता दीजिए, सब लोग सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं सब लोग? ठीक है। तो आज भी हम ओरिएंटेशन क्लास को ही आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं टॉपिक स्टार्ट कर देता, और टॉपिक पढ़ाने में मेरे पास स्पेशलाइजेशन भी है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसा कि हम बचपन से कई कहानियां सुनते चले आ रहे हैं कि किसी कार्य को करने से पहले हम ये समझ लें कि आखिर उस कार्य को करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है, और हम यहाँ पर उसी बेहतर तरीके की तलाश में हैं। इस ओरिएंटेशन क्लास के माध्यम से बस मैं यही सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं कि अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल तक हम जो मेहनत करने वाले हैं उसकी दिशा क्या रहने वाली है, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो जाए, किसी भी प्रकार का डर पैदा ना हो जाए, या कभी ऐसी कंडीशन ना हो जाए कि आपको लगे कि सर ने हमें भरमाया था। यहाँ पर अगर हम आपको भरमाने का प्रयास करेंगे तो इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है कि एक क्षण में बर्बाद हो जाते हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि आपको रिजल्ट दे सके, और रिजल्ट तभी मिलेगा जब हम एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। लेकिन आपको बचपन की वो गलतियां जरूर याद होंगी जब हमारे माता पिता हमारे साथ चलते थे। वह हमसे उम्मीद करते थे कि हम जो है कि उनकी अंगुली पकड़कर चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें रास्ते में कोई चीज दिखाई देती थी हम तुरंत भाग जाते थे। हम कहते थे नहीं, ये वाली चीज दिलाओ, ये वाली चीज दिलाओ। तो आज भी आपके अंदर भी यही प्रवृत्ति हो सकती है। आप कहेंगे नहीं सर, हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, अब तो हम बहुत ही मैच्योर तरीके से निर्णय लेते हैं। यह बात कहीं तक सही भी है, लेकिन यह भी है कि उम्र की लिमिटेशन अभी भी आप में से बहुत से लोगों के साथ जुड़ी है। और जो लोग मैच्योर हो पाए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, मैच्योरिटी की एक ही डिमांड है, वह क्या है कि किसी चीज को करने से पहले उसको करने का तरीका खोज लिया जाए। बचपन में हमने कहानी सुना था ना कि एक जो है कि लकड़ी काटने वाला था, तो वो डेली क्या करता था, लकड़ी काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता था, और 3 से 4 घंटा ऐसा करता था ताकि जब वह पेड़ को काटने जाए तो आसानी से काट सके। ठीक यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। हमें जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं उनको हम अगले 1 साल तक पढ़ेंगे, लेकिन 1 साल तक हम जो मेहनत करेंगे उसका डायरेक्शन क्या है, उसका आउटपुट हम कैसे चेक करेंगे, हम सही डायरेक्शन में हैं कि नहीं, यह कैसे पता करेंगे, कैसे हम प्रीलिम्स में अपने आप को सिक्योर करेंगे, कैसे मेंस में अपने आप को सिक्योर करेंगे। ये मूलभूत प्रश्न हैं जो आज भी हमारे सामने बने हुए हैं। तो चलिए हम इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। वॉइस तो ठीक आ रही है बच्चे, अपने साइड से बढ़ा लीजिए। मैं इससे ज्यादा चिल्लाऊंगा तो फिर वो पढ़ाना नहीं, चिल्लाना हो जाएगा और गला मेरा साथ नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कहा, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं
टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आज ये समझ लीजिए कि हमें इस पूरी जर्नी में प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या क्या करना है। अगर हम प्रीलिम्स और मेंस अच्छा करके गए तो हम इंटरव्यू भी अच्छा करेंगे और हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वह भी पॉजिटिव ही होगा। इसलिए हम यहाँ पर जो चीजें आपको बताने जा रहे हैं उस पर आपका जो ध्यान है वो पूरे तन मन के साथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तन यहाँ पर है मन कहीं और हो तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यह जीएस का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। तो जीएस का यह आप जो कंप्लीट बैच आप में से अधिकांश लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं, इस बैच का जो गोल है, एम है, वह क्या है? वह है आपका रिजल्ट। वह है आपका रिजल्ट, अर्थात यहां पर आपका एडमिशन हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा गोल है आपका रिजल्ट। अब ये रिजल्ट कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए हमें क्या करना है? तो एग्जाम क्रैक करने हैं। कौन कौन से? आप कहेंगे सर हम तो यूपीएससी ही देने आए थे, ये 202 कौन से एग्जाम हो गए? तो एग्जाम एक ही होगा, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन दोनों ही एग्जामों में आपको दो चरण देखने को मिलेंगे। कौन सा? एक है हमारा प्रीलिम्स और एक है मेंस। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स हो या मेंस, हमें पढ़ना क्या है? यही जीएस ही पढ़ना है। हमें क्या करना है? यही जीएस पढ़ना है। अब इस जीएस को जब हम पढ़ें तो किस तरह से पढ़ें जिससे हम प्रीलिम्स में अपने आप को सिक्योर कर सकें या फिर अपने रिजल्ट को सुरक्षित कर सकें, और ठीक इसी तरह से मेंस में हम क्या अप्रोच अपनाएं कि हमारे लिए इंटरव्यू के दरवाजे खुल जाएं। और जब हमारे लिए इंटरव्यू के दरवाजे खुल जाएंगे तो हमारी जो जर्नी है वह अपने आप अपने गोल को प्राप्त कर लेगी। लेकिन ये जितनी आसान प्रक्रिया लगती है, इतनी आसान प्रक्रिया होती नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि यहां पर प्रीलिम्स की जो डिमांड है वह कुछ और है और मेंस की डिमांड कुछ और है। लेकिन क्या इसका मतलब हम यह कहना चाहते हैं कि हम प्रीलिम्स की तैयारी अलग से करेंगे और मेंस की तैयारी अलग से करेंगे? नहीं। जो सबसे अच्छी तैयारी होती है वह होती है प्रीलिम्स कम मेंस। प्रीलिम्स कम मेंस का मतलब होता है कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। फिर प्रश्न आएगा कि आखिर अप्रोच क्यों अलग होता है, उसको समझने के लिए हम अगले पेज पर आते हैं। यहां पर हम प्रीलिम्स को रख लेते हैं, आप सब लोग इसको नोट कीजिएगा। यहां पर हम प्रीलिम्स रख लेते हैं। तो जब हम प्रीलिम्स का पेपर देने जाएंगे तो वहां पर हमसे क्या डिमांड की जाएगी या फिर हमारे पास क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे हम प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग के बाद 55 क्वेश्चन या 55% मार्क्स ले आए। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर मैं तो ओबीसी कैटेगरी से हूं, मैं तो एससी कैटेगरी से हूं, एसटी कैटेगरी से, ये नहीं। हमें क्या करना है? फाइट ओवरऑल करनी है। तो मान लेते हैं कि हमें 55 क्वेश्चन लाने हैं, और 55 क्वेश्चन कब लाने हैं? जबकि हमें 1/3 निगेटिव मार्किंग को फेस करना है। 1/3 निगेटिव मार्किंग को फेस करते हुए 55 क्वेश्चन कितने में से? 100 क्वेश्चन में से लेकर आने हैं। अभी आप में से जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया होगा ना, उनके मन में एक भाव आया होगा, बस गुरुजी 55 क्वेश्चन, आप जानते नहीं है मेरा अवतार हुआ है। तो देखिए, ऐसी अवतारी शक्तियां कम से कम 10 से लेकर 15,000 हर साल मुखर्जी नगर में आती हैं और कुछ भी नहीं होता। हमें यहां पर समझना ये है कि अगर हम 100 क्वेश्चन का ये जो पेपर देखते हैं ना, इसमें अगर हमसे यह कह दिया जाए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर आपको यूपीएससी पास करना है तो 100 क्वेश्चन का पेपर आपको दिया गया और आपसे कहा गया कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप सभी प्रश्नों का जितने प्रश्न सही आंसर दे सकते हैं उतने ही प्रश्नों को ऑप्ट कीजिए, तो कोई भी व्यक्ति 30+ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। 30+ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे आप जितना भी पढ़ लीजिए, तो जब हम प्रीलिम्स देने जाते हैं तो एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि सबसे पहले उन क्वेश्चन को करो जिस पर आप 100% श्योर हो। तो ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से 30 मिलेंगे और इन 30 में से भी जो एक्यूरेसी होगी, मालूम चला आप जिसको बिल्कुल सही समझ रहे थे उसमें से भी 2 प्रश्न गलत हो गए। इसका मतलब है, मान लेते हैं कि आपके वो 2 प्रश्न भी गलत नहीं हुए, तो 30 क्वेश्चन एकदम 100% आप सही आंसर दे पाएंगे। अब आपको और 25 क्वेश्चन जो इसमें ऐड करना है, इसके लिए आपको लेना होता है रिस्क। लेकिन अभी रिस्क भी क्या होना चाहिए? कैलकुलेटिव होना चाहिए। कैलकुलेटिव का मतलब यह है, हमें यह प्रयास करना है
कि हम यहाँ पर उन्हीं 25 प्रश्नों को जोड़ें जिसमें हमारे सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, लेकिन ऐसे प्रश्न भी मिलने बहुत टफ हो जाते हैं। इसका मतलब है, इसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि 55 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते हमारी सांस फूलने लगती है, 2 घंटे का जो समय है कम पड़ने लगता है और किसी भी तरह से 55 क्वेश्चन प्राप्त करना बहुत ही टफ हो जाता है। इसको इस डेटा से समझिए, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 2023 का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। इस फाइनल रिजल्ट में जितने लोग शामिल होंगे उसमें से लगभग 60% स्टूडेंट, कितना 60% स्टूडेंट फिर से अगले साल अर्थात इसी 2024 का प्रीलिम्स देंगे, ताकि 2024 के फाइनल रिजल्ट में वो अपना स्थान प्राप्त कर सके। लेकिन उसमें से भी बहुत से स्टूडेंट प्रीलिम्स में फेल हो जाएंगे, अर्थात एक सिलेक्टेड कैंडिडेट भी अगली बार जब पेपर देता है तो वह प्रीलिम्स में 55 क्वेश्चन प्राप्त कर पाए, यह जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो आईपीएस के रूप में सेलेक्ट हो जाते हैं, आईआरएस के रूप में सेलेक्ट हो जाते हैं, दोबारा वह इतने क्वेश्चन भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसका मतलब है यह डिफिकल्ट है, यह आसान नहीं है। तो 55 क्वेश्चन हमारे लिए चुनौती है। अब इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास क्या चीज ऐसी होनी चाहिए, अर्थात क्या हम ऐसा करके चलें जिससे प्रीलिम्स में पास होने की जो गारंटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाए। तो उसके लिए पहली चीज, अगर हमें प्रीलिम्स पास करना ही है, और प्रीलिम्स पास नहीं करेंगे तो मेंस में कितना भी हम अच्छा करें उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को नोट कर लीजिए। अगर ये चीजें आप नोट करते रहे और साथ ही साथ आने वाले पूरा जो 1 साल में हम जब भी पढ़ें, इन बिंदुओं को अगर आप याद रखेंगे तो प्रीलिम्स में फेल होने की नौबत आपको नहीं देखनी पड़े। और अगर मैंने यह डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया होता तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग फेल हो जाते, क्योंकि भाई बहनों मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप फेल होंगे तो मैं टूटूंगा, आप सफल होंगे तो मेरे चेहरे पर खुशी आएगी, मैं और मेहनत करूंगा। इसलिए जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से नोट कर लीजिए कि हमें प्रीलिम्स पास करना है, लेकिन क्या ध्यान रखें, क्या हम ऐसा करें जो अन्य स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, क्या हम ऐसा करके चलें जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो सुरक्षित हो जाए। पहला चीज कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जब भी आप इस क्लास में आएंगे, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं या दुनिया का कोई टीचर पढ़ा रहा हो, अगर आपकी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है तो मानकर चलिए प्रीलिम्स में आपको फेल होना ही है। अब कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी का मतलब यहां पर यह है कि जो टॉपिक जिस गहराई के साथ समझाया जा रहा है, अगर आप उसी गहराई के साथ समझ पा रहे हैं तब समझिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे मान लो मैं कोई टॉपिक मैंने बहुत गहराई में समझाया और आपने उसको सतही तौर पर समझ लिया और आप कह रहे हो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं आपसे कहता हूं कि जो टॉपिक मैंने आपको समझाया वो आप समझा दीजिए, तो मैंने जितना बताया उसका 20% बताते हो और कहते हो सब क्लियर है। तो देखो यहां पर आप भ्रम का शिकार हो गए। इसको क्लियर होना नहीं, दिमाग में क्लियर होना नहीं, ऊपर से क्लियर होना बोलते हैं। टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का मतलब है ये कि मैंने जो चीज 1 घंटे में बताया उसकी सभी बातों को आप चाहे 1 घंटे में बता दो या 2 घंटे में, लेकिन कोई बिंदु छूट ना जाए, कोई साइंस छूट ना जाए, कोई टर्मिनोलॉजी छूट ना जाए, कोई क्रोनोलॉजी छूट ना जाए। अर्थात जैसे मैं बता रहा हूं उसका जो थीम है, जो उसका भाव है, उसका जो क्रक्स है वो आप बता ले जाओ, तभी आप समझना। तो इसका मतलब है कि जो हमारी पूरी जर्नी होगी इस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को ध्यान में रखकर होगी। मैं या कोई भी टीचर इस प्लेटफॉर्म पर जब आपको पढ़ाएं, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना कर पाए तो आप मुझसे बताइएगा, चाहे आप मुझसे कहें किसी टॉपिक को 10 बार समझाने। पहली बात तो यह है मेरे पास इतने तरीके हैं, जो एक्सपीरियंस है, कोई टॉपिक एक ही बार पढ़ाऊंगा, अब देखिएगा समझ में आ जाएगा। लेकिन मान लो कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे बोलिएगा और बिल्कुल बेझिझक बोलिएगा, भैया देखो प्रीलिम्स पास करना है, मैं समझ जाऊंगा तुम कहना क्या चाहते हो। मैं कह दूंगा कि बताओ क्या क्लियर नहीं हुआ, तो आप बता दीजिएगा कि भैया ये वाला जो टॉपिक है ना यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आप यहां से अधिक गहराई में बढ़े थे तो क्लियर नहीं हुआ। आप ध्यान देना, यहां पर एक करेक्शन और है। वो क्या है कि मैंने मान लो ये बोल तो दिया कि भैया आपको मुझसे पूछ लेना, अब आप क्या कर रहे हो, आप सो कर पढ़ रहे हो, अच्छा ठीक है गुरुजी ठीक है, और कुछ देर बाद आपको पता चल रही ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो अगर 99% लोगों को समझ में आ रहा है और आप 1% लोग में हैं तो समझ जाइएगा आपको सुधार करने की जरूरत है, आप में कमी है।
है कि नहीं? तो आपको अपने पर भी ध्यान देना है। इसका मतलब यह है कि अपनी क्षमता को भी बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि गुरु जी की ही क्षमता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जैसे मुझे मैथ नहीं आती थी, है ना, तो मुझे यही लगता था कि गुरुजी बड़े खराब हैं, समझा ही नहीं पाते हैं। मैं कभी ये सोच ही नहीं पाया कि मेरी भी तो मैथ खराब है और बच्चे क्यों समझ पा रहे हैं। तो हम लोग अब बड़े हो गए हैं, है ना, तो बचपना तो नहीं करेंगे हम लोग। तो हम क्या मानकर चलेंगे कि जब भी हमें कोई टॉपिक पढ़ना है तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। अगर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो इसका मतलब देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ये 55 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप सेव कर लीजिए। अर्थात हर टॉपिक में अगर हम जो भी पढ़ रहे हैं और हमारा फोकस इस पर है, टॉपिक खत्म करने पर नहीं होना चाहिए। अन्य कोचिंग में और रिजल्ट मित्रा में यही अंतर होगा। उनका उद्देश्य होता है कि एडमिशन हो गया, आह वाह वाह वाह, आ गए 10 लाख, अच्छा नहीं 1 करोड़ आ गए, अच्छा 10 करोड़ आ गए, चलो ठीक है, अगले बैच की तैयारी करो, होल्डिंग लगाओ, फोटो लगाओ, है ना, मॉक वीडियो बनाओ और निपटा दो निपटा दो। और पता है मुखर्जी नगर में क्या चलता है? देखो भाई, कोई किसी को बना नहीं पाएगा, जिसको बनना होगा बन ही जाएगा। अब क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वाले हैं ही ऐसे। ये अप्रोच होता है। हमें क्या करना है, हम क्या मानकर चल रहे हैं? हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम जितनी चीजें जानते हैं वो सब बता देंगे और आप हमारे साथ कदम ताल करेंगे। जब भी आपको कहीं पर कुछ कठिन लगेगा आप हमसे पूछ लेंगे, हम आपको बता देंगे, तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखो हमारा भी गोल क्या है, आपका रिजल्ट, क्योंकि आपके ही रिजल्ट पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप दूसरे कोचिंग में उनसे रिक्वेस्ट करते हो अच्छा पढ़ाना, हम आपसे कह रहे हैं अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। और अच्छे से पढ़ना और समझने का मतलब नहीं लाओ गुरुजी टॉपिक निपटा देते हैं। टॉपिक निपटाना खुद को निपटाने नहीं जैसा है, ठीक है? तो ऐसा अप्रोच मत बनाइएगा, ठीक है? तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। एक चीज क्लियर होगा कि हम सिलेबस को समाप्त करने का प्रयास नहीं करें, सिलेबस को समाप्त करने का प्रयास नहीं। मतलब क्या है इसका कि जैसे जब हमें कई बार हम देखते हैं कोई किताब समझ में नहीं आती तो हम उसके 4 पन्ने ऐसे ही पलट देते हैं, या फिर ऐसी अच्छा ऊपरी मन से पढ़ लेते हैं कि भैया ये हमारे तो समझ में आएगा नहीं। हमें क्या करना है, कोई पन्ना कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं हम, आगे बढ़ना ही नहीं है। पहले हमसे पूछ लेना भैया बता दो कैसे हुआ। सब लोग समझ पा रहे हैं, आप ही नहीं समझ पा रहे हो, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत लगाओ। ये दिमाग है, घिसोगे तो चमकोगे और इसको इसी तरह से छोड़ दोगे तो ये डब्बा बना रह जाएगा, ठीक है? अगली चीज है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्या हमारा प्रीलिम्स हो चुका है? तो मैंने कहा नहीं, हमें तो अभी 10 ही क्वेश्चन है। अब अगला जो टास्क है, जो हमेशा हर लेक्चर में हमारी जितनी क्लास होंगी किसी भी टीचर की, आपको पहला क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, जो पढ़ाए एकदम क्लियर होना चाहिए। अगली चीज, आपके पास होना चाहिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। क्या होना चाहिए? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब भी क्लास में आइए कॉपी पेन लेकर बैठिए, कोई तथ्य, कोई जानकारी, कोई भी चीज ऐसी जो आपको इंपॉर्टेंट लगे तुरंत नोट कर लीजिए, है ना? तो क्लास जो होती है ना, जैसे आप ऑफलाइन में जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी दूसरे के कंधे पर रख कर, सर रख कर सो रहे हो, ठीक है भाई तू पढ़ लियो हम बाद में समझा देना, ऐसा तो नहीं होता। एकदम अटेंटिव तरीके से, बहुत फोकस तरीके से रहते हैं ना, ऐसे ही यहां पर रहना है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहे आपको यहां पर लिख कर बताया जा रहा हो, बोला जा रहा हो, या कोई एग्जाम्पल है, नोट करते रहिएगा। कई बार हम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के चक्कर में इतना हो जाते हैं कि हम ये मान लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का मतलब है कहानी बनाना। नहीं भाई, कहानी अलग है और जो है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो कॉन्सेप्ट पर हमारी पकड़ होने के लिए जरूरी है कि हम क्या करें, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रखें। तो हम जब भी नोट्स बनाएं तो आप क्या कीजिएगा, आगे चलकर भी नोट्स बनाने का तरीका बताऊंगा मैं। तो आपको मान लेते हैं आपके पास ऐसा पेज है, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ ऐसे जो है कि लाइन खींच लेना और जो भी इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा आपको यहां पर लिखना है। अब ये वाला जो जगह है ना, इसमें क्या करिए, मान लेते हैं कोई इंफॉर्मेशन यहां पर लिखा है तो आप यहीं पर लिख देना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। फिर ये वाली लाइन लगती है आपको इंपॉर्टेंट तो ये लिख देना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं और इसका बहुत रिलेवेंट एग्जाम्पल आपको मिल गया, कोई फैक्ट मिल गया, आप इसको यहां पर लिख लो, कहीं पर लिख लो आप इसको। इसका मतलब है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लेकर हमारे अंदर एक अपीलिंग का अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं अरे गुरुजी फैक्ट कहां पूछता है,
तो फिर यूपीएससी में जब पेपर देने जाओगे तो कहेगा यहां पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भ्रम में नहीं पड़ना कि नहीं फैक्ट नहीं आता। चलो दूसरी भी चीज कर लिया आपने, अब आपको मिल गए 10 और क्वेश्चन। अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, फिर और क्या करना होगा। अगली जो चीज है वह आपको जो डेली विकसित करना है वह है आपका लॉजिकल अप्रोच। क्या है? लॉजिकल अप्रोच। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी कह रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। दिमाग पर मतलब एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर आपको हमेशा यही प्रयास करना है कि जो कहेंगे लॉजिक के साथ कहेंगे। अगर हम किसी चीज को कहानी के रूप में ऐसे ही कहते चले जा रहे हैं तो दरअसल हमारा लॉजिकल अप्रोच की विकसित ही नहीं हो पाएगा। लॉजिकल अप्रोच क्या है इसको समझने के लिए आप समझो कि मान लो एक पेपर मिलता है आपको, है ना, पेपर मिलता है साइंस का, करंट अफेयर्स का। अब उसमें जो लिखा है उसका क्या अर्थ होगा, सबको एक ही पेपर मिलता है, लेकिन कोई उस प्रश्न को बहुत ही उसी वे में समझ पाता है जिस रूप में समझा जाना चाहिए, और बहुत से लोग उसका अपना अर्थ निकाल लेते हैं, या उस गहराई तक सोच ही नहीं पाते, या उस तरह से सोच ही नहीं पाते। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना। आपको हर दिन अपने आप को लॉजिकली इनहेंस करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? लॉजिकल अप्रोच अपनाना होगा। लॉजिकल अप्रोच का मतलब कि जब भी हम पढ़ेंगे तो लॉजिक ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लाइन पढ़ा, ये लाइन पढ़ा कि जहां पर वर्षा ज्यादा होती है वहां पर घने जंगल पाए जाते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है, जंगल का मतलब है पेड़, और पेड़ कहां पर विकसित होता है? या पेड़ को विकसित होने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए और अच्छी मिट्टी चाहिए जिसमें नमी हो। नमी से क्या करेगा वह, जो है कि तेजी से ग्लूकोज का निर्माण करेगा। तेजी, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण तेजी होगा। तो इसी के कारण हम देखते हैं कि मानसून के समय क्या होता है, जैसे ही वर्षा होती है तुरंत क्या होता है, हर तरफ चारों तरफ हरियाली। क्यों हरियाली? क्योंकि मिट्टी में आई नमी और सूर्य का प्रकाश गर्मी में है ही है। क्योंकि मानसून हमारे यहाँ गर्मी में आता है तो हर जगह क्या हो जाएगी? हरियाली आ जाएगी। तो लॉजिक ढूंढना है। जो भी टॉपिक हम अगले 1 साल 2 साल 3 साल तक पढ़ेंगे ना, उसको सिर्फ पढ़ नहीं लेना है, उसके पीछे के लॉजिक को निकालना है। क्या इस बात को आप समझ पाए कि लॉजिकल अप्रोच का क्या मतलब है? इससे यह होगा कि आप कभी भी ना कोई फालतू की बात नहीं करोगे, कोई ऐसी शब्द खर्च नहीं करोगे, आप कुछ भी अपना निष्कर्ष नहीं दोगे, जो बोलोगे वह लॉजिक के साथ। अब देखिए, बहुत से लोगों का लॉजिकल अप्रोच जो है बहुत कमजोर होता है। उन्होंने कभी बहुत अच्छे तरीके से किसी डिबेट का वो पार्ट नहीं बने, कोई ऐसा ग्रुप नहीं मिला जिसमें बहुत अच्छे से लॉजिकल तरीके से बात की जाती हो, ऐसा रहा होगा। तो अब उसकी वजह से क्या हो गया है कि लॉजिकल अप्रोच कुछ लोग कम होता है। डेली आपको क्या करना है? मुझसे यही सीखना है। मुझसे टॉपिक मत पढ़ो, मुझसे वह सीखो कि जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सके। क्या ये बात हम समझ पाए? प्लीज बता दीजिए, एक बार बता दीजिए। सब लोग समझ पाए? क्या लॉजिकल अप्रोच को समझ पाए? अब देखो, लॉजिकल अप्रोच का मतलब है कि जो करें हम लॉजिक के साथ करें। अब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, कुछ लोग चैट कर रहे हैं, क्या ये लॉजिकल है? क्या ये लॉजिकल है? बताओ। तो आप कहोगे नहीं सर ये लॉजिकल नहीं, इलॉजिकल है। ठीक इसी तरह से जब भी आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका करने का निहितार्थ क्या है, वह काम उसी समय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये लॉजिकल इंपैक्ट का पार्ट है। जब लॉजिकल आपका अप्रोच होगा ना तो हर चीज को आप सोच समझ कर करोगे, वह तर्क के आधार पर करोगे, दिमाग के आधार पर करोगे। ठीक बात है? क्लियर? तो चलिए, तो अब यहां से आप क्या कीजिए, 10 क्वेश्चन और ले लीजिए। अब आपके पास कितने हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी बताऊंगा कौन कौन से विषय काम करना। अगला जो काम करना है वह है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें तो आपको क्या करना है? कंक्लूजन निकालना है। मान लो आपने पढ़ा
पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? पर्वतों के निर्माण का बहुत सी थ्योरी पढ़ा आपने, तो आप कंक्लूजन क्या निकालोगे कि भाई कंक्लूजन ये है कि पर्वतों का निर्माण कुछ प्रक्रियाओं से होता है, हर प्रक्रिया की साइंस अलग अलग है और उसका समय काल भी अलग है। तो कंक्लूजन निकालो। अगर कंक्लूजन आप नहीं निकाल पाओगे और सिर्फ पढ़ते रहोगे, मान लो मैंने क्या किया, ये पूरा एक पेज उठाया और इस एक पेज में बहुत सी चीजें लिखी हुई थी। क्या हुआ था? बहुत सी चीजें लिखी हुई थी। अब जितनी भी चीजें, है ना, यहां पर जितनी भी चीजें लिखी हुई थी उसको हमने पढ़ तो लिया और हमें लग भी रहा है कि हम समझ गए हैं, लेकिन कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं, निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। तो क्या इस पढ़ने का कोई मतलब रह गया? क्या इसका कोई निहितार्थ हुआ? क्या इसका कोई आउटपुट हुआ? या आप क्लास में आए हो और मैं आपसे कह रहा हूं ये ओरिएंटेशन क्लास है और मैं ओरिएंटेशन क्लास के नाम पर आपको अपनी कहानी से बताऊं, मैं अपने विषय में ढींगे मारूं, ढींगे मारने का मतलब बड़ी बड़ी बात करूं, क्या ये लॉजिकल होगा? नहीं होगा। और क्या आप इस क्लास के बाद आप निष्कर्ष ये नहीं निकाल लोगे, अरे गुरुजी काहे समय बर्बाद किया, जरूरी नहीं था? तो कंक्लूजन का मतलब है कि विद इन सर्टेन या सर्टेन परिस्थितियों में वाक्यों को सुनते और देखते हुए हम क्या निष्कर्ष निकालें। आपने सुना होगा, देखो जैसे आप देखते हो इस समय बहुत सी लाइनें आती हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं, तो सही अर्थ क्या है? क्या आप वही अर्थ निकाल पा रहे हो कि नहीं? अगर हम कोई पैराग्राफ पढ़ें, उस पैराग्राफ का वही निष्कर्ष हम निकाल पा रहे हैं जो अन्य सभी लोग भी निकालते हैं या जो निकाला जाना चाहिए था, तो हमारा कंक्लूजन निकालने का अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है। ये जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, लॉजिकल अप्रोच वाला पार्ट है, ये सी सेट के लिए रामबाण है। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमसे कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता, उसके पीछे का कारण यही है आपका लॉजिकल अप्रोच कमजोर है और आप कंक्लूजन सही नहीं निकाल पाते हो। ठीक है, कंक्लूजन सही नहीं निकाल पाते। तो कंक्लूजन हमें क्या निकालना है? सही निकालना है। मैं इसमें क्या करता हूं, 10 क्वेश्चन और जोड़ देता हूं, एक कितना हो गया? 40 क्वेश्चन। अगला जो काम करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वह है आपका 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा, वह है आपका शॉर्ट नोट्स। वह क्या है? शॉर्ट नोट्स। अर्थात जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं या किसी से पढ़ रहे हो तो नोट्स आपका बनना चाहिए, हाथ आपका चलते रहना चाहिए, है ना, गद्दा पे बैठ के, है ना, और क्या कर रहे हैं? खैनी खा रहे हैं, खैनी। हाँ भैया ठीक है जीएस का बैच लिए हैं, या कोई बहन जी हैं, है ना, लाओ माता जी रोटी बेल देते हैं, गुरुजी तो ऐसे पढ़ाते रहते हैं, वही भूगोल, वही पॉलिटी, वही निबंध, ऐसा वैसा लाओ कर देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना। अटेंटिव तरीके से शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना लिया, देखो प्रीलिम्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि प्रीलिम्स के लिए पढ़कर हमें सब कुछ जाना है, जितना मेंस में पढ़ना है ना, लगभग उसका 90% आपको प्रीलिम्स में भी पढ़कर जाना है। सोचो, मेंस में जितना पढ़ना है उतना ही लगभग, अगर ऑप्शनल को आप हटा दें तो जीएस का लगभग 90% आपको पढ़कर जाना है। तो होता क्या है कि रिवीजन ही हम नहीं कर पाते और रिवीजन ना करने के वजह से बहुत से हम प्रश्नों को गलत कर दें। तो अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हो तो बस इन 5 पॉइंट्स पर ध्यान रखो। तो 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए। क्या हम इन चीजों को अब प्रत्येक दिन हम अपनी क्लास में देखने का प्रयास करेंगे? क्या जब हम क्लास में आएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हमारे लिए प्राथमिकता होगी? क्या हम जो है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे कि नहीं? क्या हम लॉजिकल अप्रोच को अपनाएंगे कि नहीं? क्या हम कंक्लूजन सही से निकालने का प्रयास करेंगे कि नहीं? और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे नहीं? अगर आपका उत्तर है हाँ, ठीक है, क्लियर। अगर आपने लिखा है कि जी सर, है ना, हम ये पांचों चीजों को हर दिन की क्लास में अप्लाई करेंगे, ये एक दिन का टास्क नहीं है, 2 दिन का टास्क नहीं है, पूरी जो हमारी जर्नी होने वाली है उसके लिए है। ठीक है, क्लियर। चलो आप देखो क्या करना है, इसको मिटाता हूं मैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किन विषयों पर आपका जोर होना चाहिए, क्यों, और फिर मैं आपको मेंस में भी बताऊंगा कि मेंस में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए और किन विषयों पर आपका जोर होना चाहिए।
ठीक है, तो मान लेते हैं हमने कहा कि हम डेली प्रत्येक दिन इसी अप्रोच को अपनाते हुए और अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो सर ये बता दीजिए कि जो 55 क्वेश्चन है, इन 5 तरीकों को हम अपनाएंगे, लेकिन क्या सभी विषयों में क्या हमारी मेहनत एक जैसी रहेगी? तो इसका उत्तर है नहीं। हमें सभी विषयों को पढ़ना जरूर है, लेकिन जिन विषयों से है ना ज्यादा प्रश्न आते हैं या जिन विषयों पर हम मेहनत करके अन्य विषयों की तुलना में अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं, उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना। तो क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? वह सब्जेक्ट होंगे आपके, पहला है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड वन होगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है। अगला सेगमेंट होगा आपका पॉलिटी, ठीक है। अगला टॉपिक होगा आपका, विषय होगा इकोनॉमी। इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद अगला सेगमेंट होगा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपका सेगमेंट होना चाहिए करंट अफेयर्स, और फिर आपका होना चाहिए साइंस एंड टेक। तो हमें अब देखो, ज्योग्राफी से मानकर चलो औसतन आपके जो है कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। मैं कह रहा हूं इसमें 15 से 18 क्वेश्चन आप सही करने का अप्रोच प्रीलिम्स में रखो। इन्वायरमेंट से भी लगभग मानकर चलो, है ना, 12 से, है ना, 18 क्वेश्चन आने हैं। मैं कह रहा हूं इसमें भी आप मानकर चलो कि हम क्या करेंगे, 12 से 13 क्वेश्चन यहां पर निकाल लेंगे। पॉलिटी से आते हैं आपके लगभग 18 से 20 प्रश्न, यहां पर हमें क्या करना है, 16 से 17 प्रश्न निकाल लेना। इकोनॉमी से 20 से लेकर 25 प्रश्न तक आ सकते हैं, और इसमें से हमें प्रयास करना है 18 से लेकर 19 प्रश्न निकाल लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री से कम 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आने हैं, इसमें से हमें 10 क्वेश्चन जरूर निकाल लेने हैं, और ऐसा ही अलग। अब देखो जो सबसे मिनिमम वाला है उसी को ले लो, सबसे मिनिमम वाला 15 हो गया, और इन दोनों को जोड़िए, सबको इन दोनों को जोड़िए। तो ये देखो 18 और 12 कितना हो गया, 30, 10 40, 55, और ये देख लो कितने क्वेश्चन हो गए। देखो कितने क्वेश्चन हो गए, आप देख लो। हमें चाहिए थे 55 क्वेश्चन। अगर आप इस अप्रोच को अपनाते हो तो क्या हमारे 55 क्वेश्चन आसानी से नहीं आ जाएंगे? ठीक है, क्लियर? क्लियर, आ जाएंगे। इसका मतलब है कि जो 55 क्वेश्चन अन्य लोगों के लिए टफ लगता है, वह बहुत टफ है नहीं। वो बहुत टफ है नहीं। वो टफ तब होगा जब हम क्या करेंगे, टॉपिक पर आ जाएंगे। सिर्फ हम क्या करें, जैसे अभी मैं आप में से कुछ लोग, है ना, महान लोग हैं, महान लोग, महान लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम हो, चरण स्पर्श मेरा स्वीकार करें, तुरंत टॉपिक स्टार्ट करो सर, ये सब हमें नहीं चाहिए ना सर। नहीं, ये सब तो कुछ नहीं सर, ये हमारा अवतार हुआ है। टॉपिक पर आएंगे, अभी अभी आएंगे, टॉपिक में आएंगे। मेरे में सर नहीं दिख रहे हैं, अरे रिफ्रेश कर लो, एक बार ऐप से बाहर जाओ और फिर से रिफ्रेश करके चालू करो। यहां तक क्लियर? आप सभी का स्वागत है। ठीक ठीक ठीक, क्लियर। तो सभी भाई बहनों, ये आप हमें क्या करना है, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स इस जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। हम इसको साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो बैच ज्वाइन किया है ये प्रीलिम्स कम मेंस बैच है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आ जाते हैं मेंस वाले सेगमेंट पर, ठीक है? ठीक है, क्लियर। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन है वह मानकर चलो कम से कम 10 से 12, तो कम से कम 10 से 12 तो जरूर क्वेश्चन हो, 10 से 12।
क्लियर? चल आइए हम आ जाते हैं अगले सेगमेंट पर, और अब ये समझ लेते हैं कि हम अगला जो 1 साल खर्च करने वाले हैं, या फिर हम जो अगले 2 साल तक, बहुत से लोग 2 साल के लिए जुड़े हैं, 3 साल के लिए जुड़े हैं, तो आखिर जो समय हम बिताने वाले हैं डेली हमारा, अर्थात हम अगले 1, 2 और 3 साल तक प्रतिदिन, जो अभी मैंने फिल्म्स वाली चीज बताया वो भी प्रतिदिन के लिए, डेली के लिए, तो हम अगले 1, 2, 3 साल तक प्रतिदिन मेंस को लेकर क्या अप्रोच रखेंगे ये भी समझ लीजिए। आखिर हमें मेंस पास करना है कि नहीं भाई बहनों? देखो मेंस के चारों ओर हमने जलेबी बना दिया, मीठा मीठा जलेबी, है ना? ठीक है, पीसीएस के लिए भी यही है, पीसीएस के लिए भी देखो फिल्म्स जो भी होगा, तो जहां पर भी होगा इसी अनुपात में लगभग क्वेश्चन आते हैं, बस कुछ जगहों पर साइंस का अनुपात बढ़ जाता है, और फिल्म्स में भी, पीसीएस में भी फिल्म्स होगा और मेंस होगा, वही चीज हम यहां पर ले आ रहे हैं। आइए देखिए, जो मेंस है, मेंस क्या है? लिखित है आपका, और जब चीजें आपको लिखनी है तो यहां पर जो आपका अप्रोच है वो कुछ तो अलग होगा, कुछ अलग होगा। जैसे आप लोगों ने कई बार वाइवा दिया होगा, राइट? कई बार वाइवा दिया होगा, या कई बार आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वाले, अर्थात जैसे हमारा एमसीक्यू जो आते हैं उसके माध्यम से पेपर दिया होगा। तो एमसीक्यू के माध्यम से जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपके पास एक ही जो है कि उसका विकल्प होता है, या तो आप आंसर दो या ना दो, आता होगा तो दे दोगे, गोला भर दोगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। लेकिन जब लिखने का नंबर आता होगा तो अलग तरह का तनाव होता होगा। उसके पीछे कारण क्या है कि भैया कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे शब्दों को बांधेंगे, कितना लिखेंगे, कब हमें बी कॉपी लेना चाहिए, कब हमें सी कॉपी लेना चाहिए, राइट? ये सभी चीजें, और हम कैसे लिखें कि अच्छा नंबर मिले, क्या क्या लिखें, क्या क्या ना लिखें। तो जो लिखित पेपर होते हैं उनके लिए अप्रोच कुछ अलग होता है। अब लिखित जो हमारा मेंस है इसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके लिए हमें पहली जो चीज हमें ध्यान रखना है वह यह है कि हम प्रत्येक विषय की, प्रत्येक विषय की बेहतर समझ प्राप्त करेंगे, बेहतर समझ। ध्यान देना, आपको नहीं लग रहा हमने ये सब चीजें बताकर, ठीक है, देखो जिन लोगों की क्लास में दिक्कत आ रही है ना, तो आप बाद में देख लीजिएगा, आपको पता है क्लास बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हो सकता है लाइव क्लास में डेटा का इशू आ रहा हो, आप रिकॉर्डेड क्लास में देख लीजिएगा। अब देखो भाई बहनों, मैं आपको ये जितनी चीजें बता रहा हूं, आपको नहीं लगता कि हम अपने ऊपर दबाव ओढ़ रहे हैं कि हम डेली क्या करेंगे अपने आप को मेंस के पैमाने पर, और अभी जो हमने बताया फिल्म्स के पैमाने पर हमें अपने आप को खरा उतारना होगा, है कि नहीं? अगर हमने ये ना बताया होता, हम सीधे अन्य कोचिंग की तरह टॉपिक पर आ जाते। अब आप समझो ना समझो ये आपकी हेडेक है, लेकिन हम जब ये कह रहे हैं कि भैया हम ऐसा डेली करेंगे और ऐसा करके ही हम रिजल्ट प्राप्त करेंगे, अब सोचो इससे क्या हो रहा है, हमारे ऊपर दबाव बढ़ रहा है, हम खुद अपनी जिम्मेदारी ओढ़ रहे हैं। क्यों ओढ़ रहे हैं? क्योंकि मेंस जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं होगा, और इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं होगा तो हमारा सपना टूट गया। तो देखो भाई, आप अपने सपने से कितना प्यार करते हो हमें नहीं पता, लेकिन हमने आपके सपने को अपना सपना मान लिया है और रिजल्ट के लिए दिन रात एक करके मेहनत करने को तैयार है। इसीलिए हम कभी भी किसी टॉपिक को बस निपटा नहीं देंगे, है ना? आप देखिएगा जहां पर अन्य क्लासेस का अप्रोच होता है कि भैया विद इन टाइम इतने घंटे में क्लास को कंप्लीट करना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपकी समझ, और आपकी समझ हम तो बनाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं बना पाए, आपको किसी दिन क्लास बोरिंग लगा, अरे भैया आज तो बोर हो गए, अरे भैया इतना डेली क्लास नहीं हो पाएगा, तो समझ जाना किसी विषय में आपने अपनी इंटरेस्ट को खो दिया, रुचि को खो दिया। तो ये जो रुचि को आप खो रहे हैं, जो रुचि आपके पास से चली गई, ये रुचि दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी,
और जब तक रुचि नहीं होगी तब तक यूपीएससी नहीं होगा। इसलिए भाई बहनों, कभी हम आकर ऐसे पढ़ाएं, नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे इस टॉपिक पर, तो कहिएगा गुरुजी रुको थोड़ा सा 2 मिनट, चाय पियो, पानी पियो, अच्छे से समझाओ गुरुजी, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ठीक है। तो प्रत्येक विषय की हम बेहतर समझ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब है कि देखो, लिखना है हम, जैसे मैं आपसे कहूं कि बहुत से मुद्दे हैं, जैसे गरीबी है, गरीबी है, इस पर लिखो, आप लिख दोगे क्योंकि गरीबी आपने झेला है। लेकिन बहुत बेहतर तरीके से कब लिखोगे? जब गरीबी से जुड़े हुए हर तरह के डेटा हो, कि भाई हमारे देश में कितनी गरीबी है, हमारे देश के किस राज्य में कितनी गरीबी है, हमारे राज्यों में किस धर्म और किस वर्ग में कितनी गरीबी है, किस क्षेत्र में ज्यादा गरीबी है, जो गरीबी वाले क्षेत्र है वहां पर कौन कौन सी बीमारियां हैं, एक बीमारियों का दुष्चक्र कैसे चलता है, इस गरीबी को समाप्त करने के लिए कौन कौन से विकल्प अपनाए गए, कौन कौन से सरकारी और गैर सरकारी रणनीतियां लाई गई, वो कहां पर पास हुई, कहां पर फेल हुई, अर्थात डेटा के आधार। तो देखो, गरीबी पर एक होता है लिख देना और एक होता है वही लिख देना जो हमसे पूछा जाए। तो हमें क्या करना है, हर टॉपिक को समझेंगे। अब खुद समझो कि मैं आपसे कह दूं कि आपको नैनो टेक्नोलॉजी पर लिखना है, नैनो टेक्नोलॉजी पर लिखना है, तो अब आप में से, है ना, आप में से हो सकता है 70% लोग कहें गुरुजी ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, हमको तो पता नहीं, हम कैसे लिखेंगे। तो हमें क्या करना है कि जब हम पढ़ेंगे तो टॉपिक तो हम पढ़ेंगे, टॉपिक कवर हो जाते हैं लोगों के। जब यूपीएससी की कोई कोचिंग करता है तो लगभग सभी के 60 to 70% सिलेबस तो कवर हो जाता है, लेकिन क्या नहीं हो पाता, बेहतर समझ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मान लो हम नैनो टेक्नोलॉजी आपको पढ़ा दें, और नैनो टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा दिया लेकिन आपके समझ में विकसित नहीं हुआ, तो क्या आप कुछ लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। ठीक इसी तरह से मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना, जीएमसी के विषय में बात कर ली, और मैंने कहा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये होती हैं, आपने उसको फसल के रूप में मान लिया, बेहतर समझ नहीं हो पाई, क्या आप इस पर लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। इसका मतलब मेंस में अच्छा करने का जो अनिवार्य शर्त है वो क्या है कि भाई हमें हर टॉपिक को अच्छे से समझना हो। अगर हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हम लिख नहीं पाएंगे। आप खुद बताओ, किसी ऐसे टॉपिक पर आप लिख सकते हो जिस पर आज तक आपकी समझ विकसित नहीं हो पाई? नहीं लिख पाओगे। तो पहला काम करना है कि प्रत्येक विषय की बेहतर समझ करना। दूसरा जो हमें इसमें काम करना है, प्रत्येक विषय को इंटरलिंक करना है, प्रत्येक विषय को इंटरलिंक करना है। इंटरलिंक करने का मतलब है, मान लो एक प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने, मॉनसून भारतीय राजनीति का जुआ है, टिप्पणी कीजिए। क्या पूछा इसने? मॉनसून भारतीय राजनीति का जुआ है। हाँ, वही जुआ जिसमें कुछ हम खो देते हैं, या कोई जीत जाता, कोई हार जाता। अब बताओ, मॉनसून जो ये है, ये कहां का ज्योग्राफी का टॉपिक है। भारतीय राजनीति क्या है, यह जो है कि पॉलिटी और गवर्नेंस का टॉपिक है, और यहां पर जुआ भी है। अब जुआ कैसे है, तो हमारे यहां पर क्या है, इसका आंसर क्या होगा कि भाई अगर मॉनसून कमजोर हुआ तो हमारे यहाँ की, अब जो भी प्रश्न पूछा गया था उस समय हमारे देश की लगभग 60% अर्थात 60% आबादी मानसून पर निर्भर थी। मानसून ना आने का मतलब है कि 60% लोगों की आय पर इंपैक्ट पड़ेगा, और जब 60% लोगों की आय पर इंपैक्ट पड़ेगा तो उस समय की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, अगर उसने सही अप्रोच नहीं अपनाया तो लोग क्या करेंगे, हटा देंगे कि भैया हटो, चलो, गरीबी जो है कि महंगाई बढ़ गई है, हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार ने हमारी मदद नहीं की, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया, सरकार ने हमें राशन नहीं दिया, सरकार ने हमें पानी का बिल माफ नहीं किया, सिंचाई का बिल माफ नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, जुआ बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रत्येक विषय को, तो ये जो टॉपिक है ये
किन किन विषयों से जुड़ जाएगा? ज्योग्राफी का टॉपिक है, या इकोनॉमी का भी टॉपिक है, पॉलिटी और गवर्नेंस का भी टॉपिक है, करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, कई विषयों से जुड़ गया। तो इसी तरह से जब मैं आपको पढ़ाऊं या कोई भी आपको पढ़ाए, तो आपको सब्जेक्ट की सीमा में बंद कर नहीं रहना है। जैसे मैं कई जगहों पर जब ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, तो ज्योग्राफी की सीमा को तोड़कर मैं प्रयास करता हूं कि साइंस को एक्सप्लोर करूं, साइंस की चीजों को आपके सामने रखूं। अब आप में से कुछ लोग कहें अम, अच्छा, ये पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी फिजिक्स पढ़ाने लगे, अच्छा, ये बायोलॉजी पढ़ाने लगे। इतना नहीं आता गुरुजी, इतना नहीं आता। अगर यह करोगे तो समझ जाना आप फेल हो गए। ठीक है ना? तो समझ रहे हैं ना क्यों मैं बता रहा हूं ये? समझ रहे हैं ना? हाँ, आप ही लोग के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अगला है कि जब हम मेंस में कुछ भी लिखेंगे, तो यहां पर सिर्फ हमारा लिख देना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ लिख देना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो भी लिखेंगे वो गहराई के साथ लिखेंगे। अर्थात हमें क्या करना है, प्रत्येक विषय में, प्रत्येक विषय में हमें एक गहराई प्राप्त करनी है। क्या करना है? गहराई प्राप्त करना है। गहराई का क्या मतलब हुआ? अभी मैं आपके पास जब आ रहा था, तो चूंकि देखो मैं भी यूट्यूब पर ही हूँ, मतलब, तो मैं एक ऐसे ही स्क्रॉल किया मैंने, है ना, मैं कुछ ढूंढ रहा था, स्क्रॉल किया, एक गुरुजी आए, है ना, ऐसे स्लाइड लेके। तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो ऐसे करते करते हो जाता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं गुरुजी के पास जाऊं, मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी इधर इधर आओ, ये जो तुमने स्लाइड पूरा पढ़ दिया, बच्चे से पूछा कि वो किस गहराई तक पहुंचा है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से लेते हैं, एक टॉपिक ले लेते हैं, समझेंगे कि प्रत्येक विषय की गहराई का क्या मतलब। मुझसे कोई पूछे वर्षा कैसे होती है, इसकी व्याख्या कीजिए उसके साइंस से, तो मैं कहूं कि जब जब गर्मी पड़ती है, तब तक वाष्पीकरण होता है, और वाष्प जाकर वायुमंडल में नमी बढ़ा देता है। यही नमी युक्त हवाएं बादल का निर्माण करती हैं, और इसी बादल का संघनन होने से वर्षा होती है। आप बताओ सही है कि नहीं? ये भी तो आंसर सही है ना, ये भी आंसर सही है। अब मैं दूसरी बात कहूं कि भैया बताऊं टेम्परेचर से वाष्पीकरण कैसे होता है। वाष्पीकरण जब होगा तो वह कैसे ऊपर जाएगा, कौन सी हीट लेकर जाएगा, किस ऊंचाई पर वह ठंडा होगा, कितना जल का निर्माण करेगा, किस तीव्रता से वर्षा होगी, उस वर्षा का क्या इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट किसानों पर क्या होगा, यातायात पर क्या होगा, विजिबिलिटी अर्थात दृश्यता पर क्या होगा, है ना, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा। तो हम क्या करें, एक ही चीज को कई बार हम इतने सतही तौर पर पढ़ और समझ लेते हैं, हमें लगता है बस गुरुजी हो गया, हमें लगता है बस हो गया। तो पॉइंट ये है, मोनिका जी लिखती हैं दृष्टि वाले भी ऐसे ही करते हैं। नाम नहीं लूंगा, देखो मैं नहीं नाम लूंगा, तुम लोग तो लड़ाई करवा दोगे। खैर, मेरा पॉइंट भाई बहनों ये है कि जब तक हम किसी विषय की गहराई में नहीं उतरेंगे, है ना, तब तक उस विषय को हमने यूपीएससी के हिसाब से नहीं पढ़ा। मैंने एक गुरुजी को संविधान पढ़ाते हुए देखा, और लिखा क्या था, है ना, स्पेशल क्लास फॉर प्रीलिम्स कम मेंस फॉर आईएएस 2025। वो वीडियो अभी भी उपलब्ध है, देखिएगा। उसमें उन्होंने इंट्रोडक्टरी क्लास थी, वो कह रहे हैं कि संविधान का निर्माण उस कानून से है जिससे देश चलता है। हमारे यहां पर संविधान लिखने की प्रक्रिया इस समय अपनाई गई। सबसे पहले एमएन रॉय साहब ने संविधान को लिखने की बात की, आगे चलकर गांधी जी, फिर जवाहरलाल नेहरू और अन्य नाम जुड़ते चले गए। मतलब ये जो कहानी बता रहा हूं, उन्होंने 5-6 मिनट में बताया और आगे बढ़ गए। फिर आ गए कि संविधान की तत्व कौन कौन से होते हैं, विशेषताएं क्या क्या होती हैं। मैंने कहा गुरुजी, ये आईएएस की क्लास है, इसमें तो बच्चे का वनडे एग्जाम ना निकले। अरे
कोई भी टीचर खराब नहीं होते हैं, सबका अपना अप्रोच है, सबका अपना पढ़ाने का तरीका। हमें यहां पर जो करना है वो ये है कि भैया गहराई, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो भले ही कितने भी वो किसी भी तरह से पढ़ाएं, उदास तरीके से पढ़ाएं, स्लाइड से पढ़ाएं, इधर से पढ़ाएं, उधर से पढ़ाएं, गहराई होनी चाहिए, ठीक है। चले, चलो। अच्छा, ये ये जितने चैट कर रहे हैं सब बताओ, आप लोग बताइएगा, ये जितने चैट करने वाले हैं क्या ये लॉजिकल अप्रोच अपना रहे हैं? क्या यह लॉजिकल अप्रोच अपना रहे हैं? लॉजिकल अप्रोच नहीं अपना रहे, फेल होंगे। इन सबों का नाम लिखिए, लिखिए सब फेल होंगे। चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक विषय को गहराई से पढ़ना है। अर्थात जब हम संविधान पढ़ेंगे तो संविधान उस गहराई से पढ़ेंगे कि संविधान से कोई प्रश्न कितनी भी गहराई, कितने भी डायनेमिक तरीके से पूछा जाए हम बता दें। जब हम मॉनसून पढ़ेंगे तो उस गहराई से पढ़ेंगे कि कोई भी प्रश्न पूछे हम बता दें। जब हम वो जो है कि पर्वतों का निर्माण पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, कोई भी हमें कुछ भी पूछे हम बता दें। कोई जब हम 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे कि उसके हर पक्ष को खोल सके। जब हम महंगाई पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, चाहे वह इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूछे या ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में पूछे, हम हर पक्ष को सोच सके। इस पॉइंट का यही बात है। क्या ये बात हम समझ पाए? समझ पाए? चैट मत करो, चैट नहीं, ठीक भाई बहनों। हाँ, अच्छे भाई बहन क्या करते हैं, चुपचाप पढ़ाई करते हैं ना। मैं पानी पी लूं थोड़ा, 1 घंटा हो गया, पानी पी लूं, देखो पानी पी रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर? एक बार बताइए, क्या ये चीजें जरूरी है कि नहीं? क्या ये डिस्कशन जरूरी है कि नहीं? कल से तो आपका टॉपिक स्टार्ट हो ही रहा है और 10 दिन बाद दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दो दो विषय की क्लासेस आपकी चलेंगी, अच्छे से पढ़ना है। प्रिंस जी कह रहे हैं हम खुद को कैसे चेक करेंगे, अरे वो भी बताएंगे, डोंट वरी। यहां पर आ गए ना भाई बहनों, देखो मुझे पता है आपके मन में क्या प्रश्न आएगा, सभी का उत्तर, बस समय दीजिए मुझे। मैं ये भी बताऊंगा, मैं खुद पर आपसे प्रश्न उठाऊंगा, मैं बताऊंगा। और मैं आपसे, मैंने कल भी बोला था, किसी की बातों में नहीं आना है, मीठी मीठी बातों से सिलेक्शन नहीं होता। कल बोला था, कई बार बोला था, आज भी कह रहा हूं। मैं बताऊंगा कि कैसे आप मुझे भी क्रॉस चेक करें, कैसे मेरे लेवल को चेक करें, कैसे इस प्लेटफॉर्म के प्रत्येक टीचर के लेवल को चेक करें। शीला जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपकी फ्री वाली क्लास से पढ़कर आई, कभी नहीं ना, गलती नहीं करने का, कहीं अब कुछ नहीं पढ़ना है। मैं जो बताऊंगा वो करना है। मैं भाई बहनों जो बताऊं सिर्फ उतना ही करना, कुछ न मत करना। मैं आपके पूरे टाइम और एनर्जी को डायरेक्शन देने जा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा समय दो और फिर मैं बताऊंगा। चलिए अगली चीज समझिए, ठीक है। अगला चीज जो मेंस में हमें करना है वो है कि प्रत्येक प्रत्येक विषय को प्रत्येक विषय को आसान भाषा में, आसान भाषा में समझा देने का गुण, समझा देने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे आज तक आपने कभी भी मुझे किसी टॉपिक में फंसते हुए देखा है? टॉपिक चाहे पॉलिटी का होगा, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे इन्वायरमेंट का हो या ज्योग्राफी का हो, मैं हर जगह के लिए एग्जाम्पल ढूंढ लाता हूं। ये एग्जाम्पल कैसे आते हैं? क्या मैं
आज तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसी किताब है जो एग्जाम्पल देती हो कि ज्योग्राफी का एग्जाम्पल यहां मिलेगा, पॉलिटी का यहां मिलेगा? नहीं ना। क्या क्या करता हूं मैं अपने ऑब्जर्वेशन को, अपने दिमाग से जो भी मेरे चारों ओर चीजें हो रही उनको देखता हूं, और फिर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाता है। या मैं किसी चीज को जब बताता हूं तो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, तो हर बच्चा भी समझ जाता है। आपको भी यही करना है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके दिमाग में सब कुछ होता है, उनके दिमाग में सब कुछ होता है, लेकिन वो समझा नहीं पाते। अब बताओ, आप दिन रात मेहनत कर लो, आपको सभी चीजें दिमाग में ऐसे कंठस्थ हैं, लेकिन आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो, तो क्या हम सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, समझाने के अप्रोच पर काम करना है। अब कैसे करेंगे आगे चलकर मैं बताऊंगा। मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ टास्क दिया करूंगा, और उस टास्क को क्या करना है, कोई नहीं है ना आपका दुनिया में, तो भी कोई पेड़ मिल जाए, कोई दीवार मिल जाए, कोई ईंटा मिल जाए, कोई थाली मिल जाए, गिलास मिल जाए, उसको कहना समझो, हम तुमको बता रहे हैं, देखो ऐसे 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 ये टॉपिक ऐसे हो। तो जितना ही इजी तरीके से आप किसी टॉपिक को समझाओगे, और एक बात बताओ, किसी टॉपिक को आसानी से कब समझा सकते हो? जब आपकी समझ बेहतर हो, जब आपने क्या किया हो, उसको अच्छे तरीके से समझ लिया हो, तभी आप उसको आसान भाषा में समझा पाओ। तो समझाना इंपॉर्टेंट है, और समझाने का मतलब ये है कि लिख कर समझाना, है ना। हर बोलना नहीं है, लिख कर, कि आप क्या करोगे, कोई चीज आसान शब्दों में लिख कर बता पाओ। जैसे मैंने एक टॉपिक है जेस्टेशन, साइक्लोन। बच्चे कहते हैं सर इसको कैसे लिखें, इतना उलझा हुआ टॉपिक है। मैं कहता हूं कि पहले ये लिखो, पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, देखो अपने आप। पहले जेट बताओ, फिर स्ट्रीम बताओ, फिर ये बताओ कि आखिर जेट स्ट्रीम शब्द कहां से आया, फिर कौन सी हवा जेट वाली स्पेस में या जगह पर चलती है, क्यों इनको जेट स्ट्रीम नाम दिया गया, इनकी क्या विशेषता है, सब क्लियर हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आसान भाषा में ना समझा आप किसी विषय को जितना आसान भाषा में लिख कर आओगे, उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा, और जितना ही उसको कठिन बनाओगे, जितना ही उसको लेंथी बनाओगे, एग्जामिनर आपको उतना ही कम नंबर देगा। अगली चीज जो है कि आपकी जो भाषा शैली है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और भाषा शैली कैसे अच्छी होगी, जब आप प्रत्येक दिन लिखने का प्रयास करोगे। जैसे आप में से बहुत से भाई बहन पूछ रहे थे, गुरु जी इस क्लास में नोट्स नहीं मिलेगा? तो हमने कहा नहीं भाई बहनों, नोट्स नहीं मिलेगा। गुरु जी हम अन्य क्लास के, अन्य कोचिंग संस्थानों के बच्चों से पीछे रह जाएंगे, उनके पास इतना नोट्स मिलता है। मैंने कहा वो नोट्स मोह माया है। आप देखिएगा किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला बच्चा इन नोट्स को पढ़ता नहीं है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? करना यह है कि आप क्या करो, क्लास कर ही रहे हो तो क्लास करते समय आप मेरे साथ नोट्स बनाओ, और नोट्स को तेजी से बनाओ, जितना अधिक से अधिक लिख सकते हो लिखो। समझ रहे हो? तो जब लिखोगे तो अपने आप आपको पता चलेगा, अरे मेरे पास तो सुटेबल शब्द नहीं है, अरे मैं तो सही से सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, अरे मुझे तो लिखना ही नहीं आ रहा, अरे मेरी तो स्पीड कम है, अरे मेरा तो सेंटेंस ही ठीक नहीं बन पा रहा, अरे ऊपर के पैराग्राफ और नीचे के पैराग्राफ में संबंध नहीं बन पा रहा। तो हमें क्या करना है, भाषा शैली को सही करने के लिए खूब अच्छे अच्छे नोट्स बनाना है। और ये नोट्स इतने अच्छे हैं, आप में से जिस भाई बहन के नोट सबसे अच्छे होंगे, मैं उनको गिफ्ट भेजूंगा। तो जिसकी राइटिंग बड़ी अच्छी हो, जो मेरे हिसाब से जैसे जैसे मैं आगे नोट्स बनाऊंगा ऐसे बनाएंगे, तो मैं एक नहीं कम से कम 10 लोगों को, 10 भाई बहनों को मैं गिफ्ट भेजूंगा, कसम से, अपनी कसम, सही बता रहे हैं, मजाक नहीं, हम भेजेंगे। ठीक है? ठीक, तो अब क्या करना है, नोट्स बनाना। अब देखो, जब आप नोट्स बनाने का प्रयास करोगे ना, स्टार्टिंग में बड़ा दिक्कत होगी, लेकिन बस स्टार्टिंग में आपको सुनील को फॉलो करना है। आप पूछोगे सुनील कौन? ये भैया भैया। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी मैं लिख रहा हूं, तो क्या आप ऐसे लिख पा रहे हो कि नहीं? है ना?
आप लिख पा रहे हो कि नहीं? लिख पा रहे हो तो आप नोट्स बना रहे हो। अब धीरे धीरे और अच्छे से और क्रिएटिव तरीके से और ज्यादा ज्यादा आप लिखो। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से आपको लेखन शैली। अब लेखन शैली जो अच्छा करने की हम बात करते हैं, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, मतलब किसी चीज को कितने सौम्य तरीके से, कितने अच्छे। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमारे पास अच्छे शब्द होना चाहिए, हमारे पास अच्छा सेंटेंस बनाने का या वाक्य बनाने का अच्छा तरीका होना चाहिए, हमारे पास अच्छे कंजक्शन होना चाहिए। कंजक्शन का मतलब नहीं होता जो शब्दों को या लाइनों को कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास अच्छा कंजक्शन होना चाहिए, हमारे पास अच्छा जो है कि, है ना, भाषा प्रवाह होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। ठीक है, फ्लो, तो जो लिखे उसमें रुकावट ना हो रहा हो, अच्छे तरीके से एकदम मलाई की तरह हमारी बात चलिए अच्छी तरीके से लिख जाए। अच्छी कॉपी पता है कौन सी होती है, कि एक बार एग्जामिनर यहां से पढ़ना शुरू करे, यहां से, और पढ़ते पढ़ते यहां जाकर रुके, क्या करे, यहां पर जाकर रुके, तब समझना कि एकदम वो फिसल गया है। जैसे आपकी जो उम्र है, फिसल जाने की उम्र है, तो माता पिता कहते हो ना बेटा कहीं फिसले तो बहुत हाथ पैर तोड़ दें, बोलते हैं ना, क्योंकि फिसल गए तो आप दूसरे के कब्जे में चले जाओगे, यही बात होती है। ठीक इसी तरह से एग्जामिनर अगर फिसल गया तो वह आपसे पूछेगा, बात बताओ तुमको कितना नंबर चाहिए, मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो वो पूछेगा कितना चाहिए, आप कह देना अरे गुरुजी चलो कोई बात नहीं, 7 से कम क्या ही दोगे, 7 से कम अर्थात 70% मार्क्स ला रहे हो, और टॉपर बनने के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 55% मार्क्स। क्लियर? ठीक है, तो अच्छा, अगली जो चीज है कि आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए। अब प्रश्न आएगा भाषा शैली और लेखन शैली में अलग है क्या? हाँ, लेखन शैली का मतलब है कि आखिर आप किस प्रकार के वाक्य बनाते हो, किस प्रकार के आप पैराग्राफ बनाते हो, किस तरह से आप रेफरेंस लिखते हो, रेफरेंस का मतलब है स्टार्टिंग की लाइन कैसे लिखते हो, किस तरह से मेन बॉडी लिखते हो, अभी बताऊंगा मेन बॉडी क्या होता है, किस प्रकार आप कंक्लूजन लिखते हो। देखो, जैसे मान लो आप, यह एक पूरा ऐसे है, ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रश्न लिखते हैं तो उसका जो इंट्रो होता है वो हमारा रेफरेंस हो गया, फिर यहां से लेकर आप कई पैराग्राफ में अपनी बात लिखते हो, फिर अंततः आप निष्कर्ष लिखते हो। अब आपने जो लिखा तो इसमें क्या है, इसकी भाषा शैली एकदम मलाई वाली, फिसलते हुए चला जाए, इतने अच्छे अच्छे शब्द, इतने आसान शब्द। अच्छा, अच्छा का मतलब ये नहीं होता कि कलिष्ठ हिंदी लिखें, कंप्यूटर को कुछ अलग ही लिख रहे हैं ना, हम कंप्यूटर नहीं लिखेंगे, कंप्यूटर कौन लिखता है ना, हम कुछ और ही लिखेंगे, हम क्रिकेट नहीं लिखेंगे, उसकी हिंदी लिखेंगे, हम चाय नहीं लिखेंगे, हम कुछ और लिखेंगे, ये नहीं। आसान मतलब हमें ये समझकर लिखना है कि हमारी कॉपी को कोई ऐसे टीचर चेक कर रहे हैं जो समझने के मामले में बच्चे हैं लेकिन गहराई खोजने के मामले में वह पप्पा है। इसका मतलब है आसान भाषा में गहराई वाली बात करना है। ठीक बात हो गया? तो चलिए, हमारी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए। अब लेखन शैली कैसे अच्छी होगी, आपको क्या करना है, जैसे ही हम कोई चैप्टर का हम लोग बढ़ेंगे, देखो कैसे आप, यहां पर हम आपकी मदद करेंगे। मान लो हमने एक यूनिट स्टार्ट किया, एक मान लो ज्योग्राफी स्टार्ट किया, ज्योग्राफी में एक यूनिट था, यह यूनिट हमने कंप्लीट किया, तो अब मैं आपको क्या करूंगा, यूनिट कंप्लीट होने पर, चैप्टर नहीं यूनिट कंप्लीट होने पर कम से कम 5 क्वेश्चन दूंगा, आपको इन 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और फिर मैं इन 5 क्वेश्चन का आंसर क्लास में बताऊंगा, और मैं बताऊंगा इसके लिए क्या शब्द होना चाहिए। अब जो मैं आंसर बताऊंगा उसी आंसर से अपने आंसर को कंपेयर करना है, तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखो, खुद से ज्यादा ना अच्छा मूल्यांकन दुनिया में किसी का कोई नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा, हमारी पोल भी नहीं खुलेगी, है ना, कि हम कितना कम जानते हैं कितना ज्यादा जानते हैं, और हमारी कमियां भी सुधर जाएंगी, है कि नहीं? क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेखन शैली पर
ध्यान देना। और लास्ट वन जो है वो ये है, लास्ट वन, हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो डायनामिक होना चाहिए। अर्थात किसी चीज पर हम जब लिखे ना, तो बच्चों वाली चीज नहीं लिखना, मतलब सोच बच्चों वाली ना दिखे, मेच्योर दिखे, ऑप्टिमिस्टिक अर्थात आशावादी दिखे। तो हमें क्या करना है, अपना जो अप्रोच है, हमारी जो अप्रोच लिखने की, जैसे आप कई बार किसी का लेटर नहीं पढ़ते हो, तो लेटर पढ़ते ही समझ में आ जाता है यार कितना निगेटिव इंसान है ये, है ना, एकदम निगेटिव निगेटिव बात ही कर रहा है, मर जाएंगे, कूद जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं रह पाएंगे, खुशी नहीं है दुनिया में, कुछ भी कर दो। आपने गिफ्ट दे दिया, फोन दे दिया, मान लो मिठाई दे दिया, इसमें ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा नहीं, अप्रोच क्या होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें, हम सोचें कि कैसे इसको हम पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं, कैसे हम डायनामिक तरीके से सोच सकते हैं। डायनामिक तरीके का मतलब यह है कि मान लो महंगाई कोई पढ़ा रहा है, उस महंगाई के कितने पक्ष हो सकते हैं, वह महंगाई कितने लोगों को और किस तरह का इंपैक्ट छोड़ सकती है, वह महंगाई किसी क्षेत्र से लेकर पूरे विश्व में किस रूप में नजर आती है, वह महंगाई किन किन चीजों को कवर कर रही है, उस महंगाई से किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आ रहे हैं, वह महंगाई किस प्रकार के राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर रही है, सभी चीजें क्लियर। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। सर यूनिट मेंस के सिलेबस के, यूनिट क्या होगा हम बताएंगे। जैसे मान लो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के 4 से 5 यूनिट है, एक यूनिट कंप्लीट होगा तो आपको उसके प्रश्न दे दिए जाएंगे, अगला जो यूनिट कंप्लीट होगा तो उसका, तो हर विषय में आपको खूब ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे, बस मेहनत से लिखने का प्रयास करना। यहां तक हो गया बात, ठीक है। तो चलिए, अगर हम अब क्या करेंगे, प्रत्येक दिन इसी अप्रोच को अपनाएंगे, अपना लेंगे प्रत्येक दिन। फिर से मैं कह रहा हूं, एडमिशन ले लेना एक छोटी सी प्रक्रिया थी जिसको आपने बहुत ही मन से पूरा किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये जितनी चीजें मैंने आपको मेंस के लिए अपनाई, डेली अपनाना है, इन डेली इन पैमानों पर अपने आप को कसना है, खरा उतारना है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें बताई, इन पर आपको डेली काम करना है। अभी देखो मेंस वाली बात कंप्लीट पूरी नहीं हुई है, आगे आ जाओ। अब देखिए, हमने जब मेंस की बात की तो इसका मतलब है मुख्य परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमने प्रीलिम्स में देखा, प्रीलिम्स हमने क्या देखा, हमने देखा प्रीलिम्स में भाई कि हमें क्या करना है, 55 क्वेश्चन लेकर आने हैं, और उसके लिए कौन कौन से हमारे पास सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की हायरार्की क्या होगी, अर्थात किस पर कितना ध्यान देना, वो हमने देख लिया, यही तो देखा। अब थोड़ा सा मुख्य परीक्षा के विषय में भी बात कर लेते हैं, मेंस के विषय में भी बात कर लेते हैं। और मेंस में हमारा स्कोर जो गोल होना चाहिए वह होना चाहिए 400 प्लस मार्क्स। ये बहुत कठिन है। आप में से कुछ लोग 1000 में से सर, 1000 में सिर्फ 400, गलत जगह पर आ गए। ना ना ना, वो वाले गुरुजी जो बड़ी बड़ी बात करते हैं उनकी क्लास में जाना चाहिए था, उनकी क्लास में जाना। वो तो क्या बोलते हैं, वाह 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 वाह, लगता है 1000 में से जो है कि 1100-1200 नंबर आ जाएंगे, है ना। नहीं, 1000 में 1100 नंबर उनकी बात से जरूर आ सकते हैं, कॉपी पर नहीं आ सकते। इसलिए नहीं आ सकते, बड़ा कठिन है ये। तो आपको यहां पर मिलते हैं जीएस के 4 पेपर, नोट कीजिएगा। यहां पर आपको मिलेंगे जीएस फर्स्ट, बताओ, गला सूख जाता बच्चों। जीएस फर्स्ट हो, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, और जीएस फोर्थ, ठीक है। 4 पेपर करने हैं, और इनका जो टोटल वेटेज है वो कितने का है, 250-250 का, तो अर्थात 1000 नंबर।
1000 में से अगर हम 400 ले आते हैं ना तो आप टॉपर हो, लेकिन आते नहीं है, आते नहीं है। लाना है, लेकिन हमको क्या करना है, लाना तो पड़ेगा ही। अगर हमें अपना कॉमन गोल प्राप्त करना तो लाना पड़ेगा, अर्थात केवल 40% मार्क्स लेकर आएंगे धूमधाम से, इसमें केवल 40% मार्क्स लेकर आएंगे और हम जो है कि इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। तो देखो, आपको जीएस पेपर फर्स्ट में क्या है पता है ना, नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए, मैं आपको यहां पर लिखूंगा, बहुत समय लिखिए। जीएस पेपर 1 में क्या आता है, नोट कीजिए, सब लोग नोट कीजिए। जीएस पेपर 1 में क्या आता है, जीएस पेपर 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है। नोट्स बनाने हैं कि नहीं, अभी मैं आऊंगा बच्चे, नोट्स बनाने हैं कि नहीं, अभी मैं आऊंगा, पहले ये काम कीजिए, पहले इस पर आइए। जीएस पेपर 1 में क्या क्या आएगा आपका, लिखिए, नोट कीजिए। भारतीय विरासत और संस्कृति, सिलेबस याद हो गया ना, तो लिख दीजिए थोड़ा सा। कल मैंने आपको टास्क दिया था सिलेबस याद करने का, हो गया याद? अरे गुरुजी कर लेंगे, तो ध्यान रखना फिर रिजल्ट नहीं होगा, है ना। तो जिन लोगों को याद है तो नोट कर लीजिए, अपने से खुद लिख लीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूं, लिखिए। चलो होमवर्क देता हूं सर, होमवर्क, हाँ ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये होमवर्क है, यहां पर लिखना है जीएस पेपर फर्स्ट में क्या आता है, जीएस पेपर सेकेंड में क्या आता है, जीएस पेपर थर्ड में क्या आता है, जीएस पेपर 4 में क्या आता है। अब यहां पर देखो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ये आपको भरना है, ठीक है, यहां पर आपको भर लेना है, ठीक। कौन कौन से विषय आते हैं वो आपको भरना है, और मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कहां से हमारे 400 प्लस नंबर आ सकते हैं। यह जब जीएस पेपर फर्स्ट देखते हो ना, तो इसी में आपका आता है भूगोल, इसी में आता है भूगोल, और इसी में आता है हमारा इतिहास, इतिहास। तो आप देखो, भूगोल तो संपूर्ण, भूगोल को हमें संपूर्ण तरीके से, और इतिहास में अगर आपने ध्यान देना, इतिहास में अगर आपने आधुनिक भारत बहुत अच्छे से कर लिया, आधुनिक भारत, और है ना एंशियंट अर्थात प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, यह आपने अगर सही से कर लिया तो यहां पर जो आपका औसतन स्कोर आ सकता है वह मानकर चलना, यहां पर 100 से लेकर 120 नंबर तक आप ला सकते हो, 100 से लेकर 120 नंबर तक। अगला, जीएस पेपर सेकंड में क्या आएगा आपको भरना है, बस यहां पर ध्यान देना कि जो भी टॉपिक हैं इन टॉपिक्स को करंट अफेयर्स से क्या करना है, करंट अफेयर्स से इंटरलिंक करना है। ये होमवर्क है कि जीएस पेपर 1 में क्या आता है, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में, तो करंट अफेयर से अगर आप इन विषयों को इंटरलिंक करते हो तब जाकर कहीं आपका 80 से लेकर 100 नंबर तक आएगा। इसका मतलब है कि इन विषयों में आपको करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगला जो पेपर 3 है, इसमें भी आपको क्या करना है, यही अप्रोच अपनाना है कि करंट अफेयर से इंटरलिंक करके हम टॉपिक पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि जब जीएस सेकंड पेपर का कोई विषय मैं पढ़ाऊंगा तो मेरी जिम्मेदारी यह होगी कि उस विषय के स्टैटिक पोर्शन को, या उस विषय के ट्रेडिशनल सेगमेंट को, या उस विषय के किताब में लिखे टॉपिक को मैं करंट सिचुएशन से जोड़कर पढ़ाऊं। और आपकी जिम्मेदारी यह होगी कि जब भी आपको सेकंड पेपर तैयार करना है तो आप क्या करें, जो भी किताबें हैं उन किताबों को करंट अफेयर्स के मैगजीन के साथ या करंट अफेयर्स के न्यूज के साथ को रिलेट करके करें। तो यहां पर भी लगभग आप 80 से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और जो अच्छा नंबर आपको प्राप्त होगा वह है आपका इथिक्स का, और इथिक्स का ये जो नंबर आपको प्राप्त होगा यहां पर भी 100 से लेकर 120 नंबर तक आप प्राप्त कर सकते हो। आप देखो, एक चीज और इसमें करना है, वह क्या है, मैंने कहा कि आपको इंटरलिंकिंग अप्रोच अपनानी है। इंटरलिंकिंग अप्रोच ये होगी कि जीएस पेपर फर्स्ट को आपको जोड़कर पढ़ना है जीएस पेपर 3 से, और जीएस पेपर 2 को जोड़कर पढ़ना है बहुत अच्छे से जीएस पेपर 4 से। कर दीजिए इंटरलिंक, ऐसे कर दीजिए ऐसे। अब देखो, जब जीएस पेपर सेकंड आप देखोगे ना, तो इसी में आपको जो है कि टॉपिक मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा,
पॉलिटी मिलेगा, है ना, सोशल जस्टिस वाला टॉपिक मिलेगा, और आईआर इसमें मिलेगा। और इथिक्स में हम जब पढ़ते हैं तो यह इथिक्स में दरअसल इसी विषय को हम एक अलग रूप में कुछ यहाँ के टॉपिक और कुछ अन्य टॉपिक को जोड़कर ये आपका इथिक्स का पेपर बन जाता है। अब समझ में आया? कल मैंने आपको बोला था कि हमें जो कुछ भी पढ़ना है इंटरलिंक करके पढ़ना है। क्या ये बात अब समझ पा रहे हैं आप लोग? आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते हैं ना, ऐसे इंटरलिंक करने वाले थे। अगर हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया होता तो यही अप्रोच अपने आप अपना चुके होते आप। अगर हम आज ज्योग्राफी का या किसी दूसरे विषय का कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते तो आप ऐसे ही पढ़ रहे होते, है ना। आपको सब पता था ना कि नहीं, बताइए, पता था आपको? ढूंढ लेना किसी यूट्यूब पर, किसी पेड क्लास में, कोई नहीं बताता भैया। देख लो कितना पानी पीना पड़ रहा है, कितना चिल्लाना पड़ रहा है। हमारे घर वाले कहते हैं तुम मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो। हम कहते हैं ऐसा काहे बोलते हो? कहे इतना कौन सोचता है बच्चों के विषय में। ये देखो तुम्हारे घर के चारों तरफ ये बच्चे नहीं दिखाई दे रहे? तुम उन मैं उन बच्चों को भी लेकर जाता हूँ, चॉकलेट टॉफी दिलवा लेता हूँ, खुश कर देता हूँ। अब कह देता हूँ शिकायत मत करना, और जो भाई बहन है उनके विषय में भी सोचने दो। तो मैं आप लोगों के विषय में सोचता रहता हूँ। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप नोट करना कि जीएस में जिन लोगों ने 400 प्लस प्राप्त किया है ना, वो टॉपर हैं। अंडर 100 में मिलेंगे। और एक कड़वा सत्य और बता दूं, जीएस के 4 पेपरों में औसतन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से लगभग 40 से 50 नंबर आगे होते हैं। अर्थात हिंदी मीडियम का जो औसतन स्कोर आता है वो आता है 350 से लेकर 360, और ये जो 400 प्लस नंबर आता है इंग्लिश मीडियम का आता है। तो हमें क्या करना है, अपने को यहां पर पहुंचा देना है। अब आप पूछोगे सर इंग्लिश वालों का 400 प्लस क्यों आता है और हिंदी मीडियम 350 360 पर क्यों सिमट जाता है? करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर। तो देखो आप में से जितने भी लोग 2025 में पेपर देंगे, उनके लिए हम ये जो अभय सर की क्लास चल रही है तो करते ही रहना है। प्लस हम आपको फ्री में करंट अफेयर्स करवाएंगे प्रीलिम्स से पहले, और फ्री में करंट अफेयर्स करवाएंगे मेंस से पहले, ताकि आप प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स से आप उस टॉपिक को जोड़ सको, और मेंस से पहले भी आप करंट अफेयर्स को जोड़ सको। ठीक है? तो करंट अफेयर्स का जो रोल है, क्योंकि हिंदी माध्यम में ना तो अच्छे न्यूज़पेपर हैं ना अच्छी मैगजीन आती हैं, तो इसलिए ये जिम्मेदारी हमने अपने पास रखी है कि जब जब हम कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से इंटरलिंक करके करेंगे, और हर पेपर से पहले हम आपको अपडेट कर दिया करेंगे। तो 2025 में जो लोग प्रीलिम्स का पेपर देंगे तो प्रीलिम्स से पहले उनको करंट अफेयर्स की फ्री क्लास करवा दी जाएगी। अभय सर की क्लास करते रहिएगा, यहाँ जो टॉपिक करवाए जाएंगे इनसे अलग और भी टॉपिक करवा दिए जाएंगे। तो प्रीलिम्स ठीक इसी तरह से जब आप मेंस देंगे तो वहां पर भी करंट अफेयर्स की क्लास जो आपके मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फ्री में आपको करवाई जाएगी। ठीक है, यहां तक के लिए एक लोग लिख रहे हैं नेहा को, सर ये जर्नी बहुत टफ लग रही है, लग रहा है तैयारी छोड़ दें। बस एक ही चीज कहूंगा, तैयारी छोड़ दीजिए या कीजिए, वो आपके हाथ में है। लेकिन इतना ईमानदार टीचर, इतना मेहनती टीचर, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दुनिया में कभी नहीं मिलेगा।
हमें पता है कि डर लगेगा, लेकिन आज अगर मैंने ये रियलिटी आपको नहीं समझाया, आज मैंने इसकी कठिनता को नहीं समझाया, तो 4 साल बाद आप मुझे कोसोगे कि सर आपने बता दिया होता तो शायद हम और मेहनत करते, हम और जो है कि अपने आप को झोंकते, हम और अपना जुनून दिखाते। चलिए आइए अब लास्ट वन, कि भैया अब तो ये पूरा होगा, ओरिएंटेशन की क्लास हो गई, अब आपको डेली क्या क्या करना है वो नोट कर लेते हैं बस। डेली आपको क्या क्या करना है, हम तो जो कर रहे हैं करेंगे, आपको क्या करना। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं आपको क्या करना है डेली। चलो बताओ, मुझे थोड़ा बताओ, ये अच्छा प्रश्न होगा। देखे तो सही आप लोग अपने फ्यूचर को लेकर कितने अवेयर हो, किस तरह की स्ट्रेटजी से पढ़ाई करने वाले थे। बताओ। तो चलो क्या क्या करना है, पहला ये है कि भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भूखे रह जाना। देखो अगर सपने में दम है, जैसे है ना, एक बच्चा मिल गया मुझे, तो बोला कि सर बहुत गलती हो गई। मैंने क्या हुआ? तो सर पहले किसी ने ना हमें इस तरह से, जैसे आप बताते हो ना, इस तरह से बता दिया होता तो सर आज कुछ और होता। मैंने कहा अभी भी कर लो। तो कहें सर अभी कर तो लें, अटेम्प्ट एक ही बचा है। मैंने करके देखो अच्छा ही होगा। अब समझो आपको डेली जो काम करना है वो क्या है, डेली आपको क्लास में आना ही आना है। एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिस दिन आप खाना ना खाओ, तो आप बोलोगे कि सर आज हमने खाना नहीं खाया, मुझे दुख नहीं होगा। आप बोलोगे सर हमने आज क्लास नहीं किया, मुझे दुख होगा। तो अगर आप बीमार नहीं हो, अगर किसी ऐसी कंडीशन में नहीं हो, तो आप YouTube की पढ़ाई छोड़ देना, दूसरे किसी चीज को मत पढ़ना, लेकिन यहां पर डेली आपको क्लास करना है। अब जो क्लास करना है वो लाइव है या रिकॉर्डेड, उससे कोई मतलब नहीं होता, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी जगह होता शायद रिकॉर्डेड करता। आप बताओ, यही क्लास में हम लाइव हैं, क्या कोई लाइव रहने की जरूरत पड़ी? क्या आपका कोई प्रश्न आया या मैंने आपके किसी प्रश्न का उत्तर दिया? नहीं। रिकॉर्डेड में तो और फायदा होता है। और फायदा क्या फायदा, कि भैया 2 की स्पीड पर देख लेंगे, 1.5 की स्पीड पर देख लेंगे। शालिनी राज ले सकते हैं बिल्कुल। शालिनी राज जी, उनको दिखा दीजिए, बोल दीजिएगा सिलेबस देख लें, सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से। तो आपको डेली क्लास करना है, ठीक है, स्किप नहीं करना। मान लो अगर किसी दिन आप बाहर चले गए, आप बीमार पड़ गए और आपने क्लास नहीं आप कर पाए, ठीक है, आप क्लास नहीं कर पाए, तो अगले दिन क्या करना है, अगली क्लास को ज्वाइन करने से पहले, अगली क्लास को ज्वाइन करने से पहले आपको क्या करना है, पिछली क्लास को पहले कंप्लीट करना है, पिछली क्लास को कंप्लीट करना है। मान लो आज ये क्लास किसी की छूट गई, तो कल तीसरी क्लास में आने से पहले उनको क्या करना है, 4 बजे से पहले उस क्लास को देख लेना जो छूटी हुई है। तो रिकॉर्डेड सेगमेंट जरूर देख लेना। इससे क्या होगा ना, कि क्लास में जो जिस चीज को मैं जिस गहराई से समझाने का प्रयास कर रहा हूंगा, आप उसको उसी गहराई से समझ पाएंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास को, है ना, जरूर करके ही ज्वाइन करना है, स्किप नहीं करना है। अगली चीज, जब क्लास में आप आएंगे तो आपको पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आपको पढ़ाई करना है, ठीक है भाई बहनों, पूरी एकाग्रता के साथ आपको पढ़ाई करना है। और पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने का मतलब है कि मेरी हर बात, या कोई भी टीचर हो, उनके हर शब्द पर ध्यान दीजिए, हर शब्द पर ध्यान। इससे क्या होगा ना, कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको पता ही नहीं चलता है, आप उसको कहां को रिलेट कर सकते हैं, आप सुनते ही नहीं हो, ध्यान ही नहीं था, वो निकल गई चीज। कौन सी चीज एग्जाम में कब आपको याद आ जाएगी आपको नहीं पता, इसलिए हर शब्द को ध्यान से आप सुनिए। अगला,
जो डेली आपको करना है कि मेरे साथ नोट्स तेजी से बनाने का प्रयास, नोट्स तेजी से बनाने का प्रयास। ये ना हो कि हमने नोट्स लिख दिया पूरे बोर्ड पर, सर 5 मिनट रुक जाओ, सर साइड में हो जाओ, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, सर हम उनसे पीडीएफ ले लेंगे। ये सब फालतू की चीजें हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। अच्छे से क्या करना है, नोट्स तेजी से बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, अगली चीज, मैं जब भी कोई एग्जाम्पल आपको दूंगा तो या तो आप उस एग्जाम्पल को नोट कर लो, या फिर उसी प्रकार का एग्जाम्पल आप सोच लो, उसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल आप खुद से सोचकर टॉपिक से रिलेट करो। क्योंकि आप टॉपिक बोल सकते हो, टॉपिक के थीम को बोल सकते, एग्जाम्पल को नहीं भी बोल सकते। एग्जाम्पल हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है कि जब क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म, क्लास समाप्त, मतलब प्रत्येक दिन क्लास जब समाप्त हो जाए, जैसे मान लो अभी क्लास 10 मिनट 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि भैया अभी क्लास से आए हैं, जाओ पानी पियो, चाय पियो, अपने आप को फ्रेश करो। फिर उसके बाद आपको पूरे क्लास का चिंतन करना है। क्लास समाप्त होने के बाद उस दिन की क्लास का चिंतन, उसी दिन की क्लास का आपको क्या करना है, चिंतन करना है। ठीक है, तो चिंतन करने का मतलब है कि सोचो आज हमने क्या क्या, हम सर ने बताया, हमने क्या क्या नोट किया, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या थ्योरी थी, क्या टॉपिक था, चिंतन करने का प्रयास करना है। ठीक है, अगला जो काम करना है डेली, अगले दिन जब आइए क्लास में, अगले दिन क्लास में आने से पहले, क्लास में आने से पहले पिछले दिन का नोट्स रिवाइज करना है। पिछले दिन का अपना नोट्स जो आपने बनाया उसका रिवीजन करना है, उसका रिवीजन करके आना है, जिससे मैं जब आपसे कहूं कि कल मैंने ये डिस्कस किया था, तो तुरंत वो आपके सामने पानी की तरह, कांच की तरह क्लियर हो जाना चाहिए। अगला जो आपको काम करना, देखो यहां पर, वह डेली 1 पेज लिखने का प्रयास, कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, देश दुनिया, दोस्त मित्र परिवार, प्यार मोहब्बत, भाई बहन, कुछ भी लिखिए। 1 पेज कुछ ना कुछ लिखिए। नहीं लिख पाते हो तो यूपीएससी छोड़ दो। डेली 1 पेज आपको लिखने का प्रयास जरूर करना है, जरूर करना है। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिखना है। ठीक है, और लास्ट वन, स्वयं का परीक्षण, स्वयं का परीक्षण। स्वयं का परीक्षण का मतलब क्या है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। स्वयं का परीक्षण करेंगे आप पी बाई क्यू के माध्यम से। पी बाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र। तो जब कोई टॉपिक मान लो 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, कोई यूनिट कंप्लीट हो गया, तो अब उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन को निकालो और सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो पा रहा, सही डायरेक्शन में हो। अब आप क्या करो कि एक यूनिट जब आपका कंप्लीट हो जाए, तो जैसा कि हमने कहा, हम 4 से 5 प्रश्न आपको देंगे। अगर उन प्रश्नों को आप लिख पा रहे हो, तो आप किसी से भी, आप उन्हीं टॉपिक से बना हुआ कोई प्रश्न कहीं से ले लो, उनका भी आंसर लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब सही डायरेक्शन। अर्थात अगर पी बाई क्यू को आप सॉल्व कर पा रहे हो और लिख पा रहे हो, इसका मतलब सही डायरेक्शन। बस भाई बहनों, इतना डेली करके चलो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब आप में से जो नोट्स वाली बात है, क्लास का नोट्स बना लिया है, तो अब देखो, कल से जब ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट होगा, या कुछ दिन बाद से दूसरा सब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा, तो आप वो नोट्स लेकर बैठो। ठीक है, नोट्स लेकर बैठो और देखो कि सर जो बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पहले आपने क्लास इतनी कंसंट्रेशन के साथ ना देखा हो, क्योंकि उस समय तो आपने पैसा दिया नहीं था। हो सकता है ये नोट्स बनाने का तरीका उस समय आपका अच्छा ना रहा हो। तो आपको क्या करना है, 1-2 दिन उन नोट्स को रख कर बैठना है। अगर 1-2 दिन में आपको लग जाए कि नोट्स में ठीक बनाया है आपने, तो आप क्या करो, उसको अपडेट कर लो। अपडेट करने का क्या मतलब हुआ, यह मान लो आपकी कॉपी है, इसमें है 100 पेज, ठीक है, 100 पेज। अब इसी के साथ एक और कॉपी रख लो, और मान लो कॉपी पहला, इस कॉपी का पहला पेज पर आपको यहां कुछ लिखना है, तो यहां पर लिख दो 1,
और जो नई आपने कॉपी ली है उसमें लिख दो यहाँ पर 1, तो 1 का क्या पॉइंट है, यहाँ पर 2 जोड़ना है तो यहाँ पर लिख दो 2, और 2 का क्या मतलब है, क्या क्या आप उसमें जोड़ना चाहते हो ऐसे लिख दो। तो आप ऐसे अपडेट भी कर सकते हो। नहीं समझे, मैं बताता हूं। ये देखो, मान लो यह मेरे पास एक पेज है, इस पर पूरा मैटर लिखा हुआ है पहले की क्लास का। अब मुझे यहां पर लग रहा है कि ये वाली बात तो छूट गई है। मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा 1, और दूसरा पेज रखूंगा, यहां पर लूंगा, यहां पर लिखूंगा 1, और क्या है एक का, एक में क्या मैं भूल गया था वो यहां लिख दूंगा। ठीक, ये मेरी पुरानी कॉपी है। यहां पर मुझे लिखा, अरे ये चीज छूट गई, यहां पर मैंने लिखा 2, और 2 केवल नंबर डाला। ये केवल इंडिकेटर है ये, कि भैया यहां पर कुछ छूट गया है, जिसको अगली कॉपी में, जो नया कॉपी में, उसमें 2 नंबर पॉइंट से हमने लिखा है, तो पढ़ लो। एक ऐसे कर सकते हो। और देखो अच्छा तो ये होगा, आपको पता है कि जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी है रिवीजन, और चीजें याद रहें। तो एक आप क्या कर सकते हो, तेजी के साथ और बेहतर नोट्स बना सकते हो। जब आप नोट्स बनाओगे, और पहले भी आपने नोट्स बनाया था, तो आपने पहले भी अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा मेहनत की, अभी भी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, अपने टाइम का बेहतर यूटिलाइज कर रहे हो, आपका सिलेक्शन या आपके दिमाग में चीजें ज्यादा लंबे समय तक रहेंगी, और आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो, मैं आपकी जगह होता, मैं दोबारा नोट्स बनाता, उस नोट्स को भी रखता, इसको भी बनाता। इससे खुद में कॉन्फिडेंस आता, रही देखो हमने तो यहाँ पर, पहले तो हम जानते नहीं, तो आज ये भी जान गए। दूसरा, जब पहली बार हमने लिखा था, नोट्स बनाया था, तो हमने दिमाग लगाया था, फिर से उतनी उस वैसा ही दिमाग लगा रहे हैं, तो चीजें रिवाइज हो रही हैं, बार बार चीजें दिमाग में घूम रही है, अच्छी चीज है। ठीक है सर जी, पीपीटी से नहीं पढ़ाइएगा प्लीज। हम कब पीपीटी से पढ़ाए भाई, हम कब पीपीटी से पढ़ाए, आए कब पढ़ाए बताओ। ठीक है सर जी, मेरे पास टाइम बहुत है, लेकिन दिन में मैं बता दूंगा, टाइम प्लान बता दूंगा आपको। हाँ हाँ, कुछ भी पुराना नोट्स है, उसमें कोई नया पेज जोड़ दो, है ना, चिपका दो, कुछ भी कर लो। देखो पढ़ना आपको है, जैसे भी करके इंफॉर्मेशन कोई नहीं छूटनी चाहिए। अब उस चीज को कैसे आप करोगे वो आपकी साइड से। समय आपको लगता है कि नहीं सर नोट्स बनाएंगे समय लगेगा, हम वर्किंग है, कुछ भी है, तो आप उसी में कहीं लिख दो, कोई कोडिंग कर लो, कोई पेज चिपका दो, कुछ भी कर लो। आप, मेरा पॉइंट ये है कि कोई टॉपिक में अधूरी जानकारी ना रह जाए, बस। चलिए इसके आगे की जर्नी हम लोग कल तय करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चले, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।